नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी कि एएमसी द्वारा जो लैब टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम लिया गया था उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज़ प्रेजेंट इन द प्लाज्मा बट नॉट इन सीरम। तो ऐसा कौन सा सब्सटेंस है इन ऑप्शंस में से जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है लेकिन सीरम में वो प्रेजेंट नहीं होता। तो इसका सही आंसर है फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन जो होता है वो एक क्लॉटिंग फैक्टर होता है जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है और सीरम में प्रेजेंट नहीं होता है। तो जनरली हम जब ब्लड कलेक्ट करते हैं तो दो तरीके का ब्लड कलेक्ट करते हैं, एक जिसमें एंटीकोगुलेंट हम ऐड करते हैं, एक जिसमें हम एंटीकोगुलेंट ऐड नहीं करते हैं। एंटीकोगुलेंट जिसमें ऐड करते हैं वो प्लाज्मा बन जाता है और जिसमें हम एंटीकोगुलेंट यूज़ नहीं करते वो सीरम बन जाता है। तो एंटीकोगुलेंट जैसे कि ईडीटी है जिसमें हम यूज़ करते हैं वो क्या करता है, जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जैसे कि फिब्रिनोजन, इस सब को वो क्या करते हैं, इनएक्टिवेट कर देते हैं और इनएक्टिवेट होने के बाद वो प्लाज्मा में रह जाता है। लेकिन सीरम में ऐसा नहीं होता। सीरम में क्या होता है, सीरम जो है कोगुलेशन का एक प्रोडक्ट है, यानी कि जब हम ब्लड कलेक्ट करते हैं तो वो क्या होता है, कोगुलेट हो जाता है। इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या करते हैं, कोगुलेट कर देते हैं उस ब्लड को। तो जो ब्लड कलेक्ट कोगुलेट हो जाता है तो जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और वो सीरम बन जाता है। तो सीरम जो बच जाता है उसमें हमको जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो नहीं देखने को मिलते, वो सारा सेटल डाउन हो जाता है। और प्लाज्मा में जब हम एंटीकोगुलेंट यूज़ करते हैं तो उसमें जो जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो रह जाते हैं इनएक्टिवेटेड फॉर्म में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्ट्रक्शन ऑफ दी ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग द स्पोर्स इज कॉल्ड। तो इसका सही आंसर है स्टरलाइजेशन। तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड होता है स्टरलाइजेशन, जिसमें हम दो तरीके का मेथड यूज़ करते हैं जनरली, जिसमें होता है एक मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, एक होता है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। मॉइस्ट हीट में जनरली हम ऑटोक्लेव का यूज़ करते हैं और ड्राई हीट में हम हॉट एयर ओवन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, मोस्ट इफ़ेक्टिव इसलिए होता है क्योंकि ये स्पोर्स को भी किल करने में इफ़ेक्टिव होता है। एक तो ये 100% जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है और स्टीम के वजह से जो है ये स्पोर्स को पेनिट्रेट करके भी इसको किल कर पाता है। ये जो स्पोर्स है ये कब फॉर्म होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, ये तब फॉर्म होते हैं जब बहुत ही ज़्यादा हार्श इन्वायरमेंट होता है जिसमें वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो वो उस टाइम अगर वो स्पोर्स जनरेट कर लेते हैं अपने बॉडी में तो वो हार्श इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव कर पाते हैं। तो उसको किल करने में सबसे बेस्ट इफ़ेक्टिव मेथड जो होता है वो स्टरलाइजेशन होता है। बाकी सैनिटेशन और डिसइंफेक्शन देखें तो इसमें जो है जनरली हम 70% अल्कोहल, बीटाडीन वगैरह यूज़ करते हैं जो कि उसको कुछ हद तक रिड्यूस कर देता है लेकिन 100% किल नहीं कर पाता। एंटीसेप्सिस की बात की जाए तो इसमें जो है लिविंग टिश्यू में हम इसको अप्लाई करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसीज कॉजेज दी पेलाग्रा। तो जो पेलाग्रा डिजीज़ होता है वो विटामिन B3 के डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इसका सही आंसर है नियासिन। तो नियासिन के डेफिशिएंसी की वजह से यहाँ पर विटामिन B3 की डेफिशिएंसी हो जाती है जिसकी वजह से हमको यहाँ पर पेलाग्रा डिजीज़ देखने को मिलता है। जो थाइमीन होता है ये थाइमीन के डेफिशिएंसी की वजह से यहाँ पर हमको बेरी डिजीज़ देखने को मिलता है। राइबोफ्लेविन जो होता है इसकी वजह से हमको एरिबोफ्लेविनोसिस देखने को मिलता है। ठीक है, और पायरिडॉक्सिन जो होता है इसके वजह से यहाँ पर हमको एनीमिया देखने को मिलता है जिसमें जो आयरन है उसकी कमी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन यूज टू फिक्स द पेप स्मीयर इज। एक सॉल्यूशन जो हम यूज़ करते हैं जिसमें हम पेप स्मीयर को जो है फिक्स कर सकते हैं, इसका सही आंसर है साइटोस्प्रे। साइटोस्प्रे जो होता है वो मोस्ट कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं वो साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें हम जो फिक्स जो सेल्स होते हैं उसको हम फिक्स करते हैं। लेकिन जो राइट स्टेन होता है ये जनरली हम जो है यहाँ पर ब्लड सैंपल्स जो होते हैं, ब्लड स्मीयर होता है उसको स्टेन करने के लिए यूज़ करते हैं। हीमोटॉक्सिलिन जो होता है इसको हम यूज़ करते हैं टिश्यू को स्टेन करने के लिए। मिथिलीन ब्लू जो होता है एक तरीके का बेसिक डाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द गुड कोलेस्ट्रॉल। तो यहाँ पर गुड कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो होता है HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। तो ये जो होता है गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि हमारे बॉडी के लिए सही होता है। और ये जो LDL VLDL होता है ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइट ऑफ द स्पेसिमेन मस्ट बी रिटन ऑन द स्वैप कंटेनर। जिस साइट से हम स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं उसको स्वैप कंटेनर में लिखना ज़रूरी क्यों है। तो इसका सही आंसर है
टू डिटरमाइन द सूटेबल अगार एटमॉस्फेरिक रिक्वायरमेंट। तो जब हम कलेक्ट करते हैं स्पेसिमेन तो जो साइट है उसको हमको स्वैप कंटेनर में लिख देना होता है, ताकि जब वो उसमें जब लैब में जाएगा वो, तो जब वहाँ पर उसको कल्चर किया जाएगा तो उसके लिए सूटेबल जो इन्वायरमेंट है वो हमको पता चल पाए कि किस इन्वायरमेंट में वो रहता है। उस इन्वायरमेंट को हमको उसको देना होता है इंक्यूबेशन के टाइम में। इस वजह से हमको उसको वहाँ पर जो है स्वैप कंटेनर में वहाँ पर लिख देते हैं कि कौन से साइट से हमने स्पेसिमेन को कलेक्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नीडल गॉज कॉरस्पॉन्ड्स विद द स्मॉलेस्ट नीडल साइज। तो स्मॉलेस्ट नीडल साइज़ यहाँ पर बताना है, तो इसका सही आंसर है 23। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है 23, वही स्मॉलेस्ट साइज़ है। ठीक है, तो जितना बड़ा नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा उतना उसका छोटा साइज़ होगा नीडल का, और उतना पतला उसका डायमीटर आपको देखने को मिलेगा। जो 18 साइज़ का जो नीडल गॉज होता है ये लार्ज होता है, और जनरली इसको हम ब्लड डोनेशन के टाइम में यूज़ करते हैं। जो 20 होता है मॉडरेटली लार्ज होता है, इसको जो है हम यहाँ पर यूज़ करते हैं तब जब यहाँ पर हमको इंट्रावेनस इन्फ्यूज़न करना होता है। और जो 21 गॉस का जो नीडल होता है ये मोस्ट कॉमनली हम जो है वेनिपंक्चर के लिए यूज़ करते हैं, जो मोस्ट कॉमनली जब हम सैंपल कलेक्ट करते हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड फॉर एन आरबीसी काउंट मस्ट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम। तो जो आरबीसी काउंट के लिए जो हम ब्लड कलेक्ट करते हैं वो किस में कलेक्ट करना चाहिए? इसका सही आंसर है ईडीटीए ब्लड। ईडीटीए ब्लड जो है हमारे आरबीसी को जो है प्रिजर्व करके रखता है, उसके शेप को प्रिजर्व करके रखता है, जिससे हम उसका काउंट बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। लेकिन जो हेपरिनाइज्ड ब्लड है ये जनरली हम यहाँ पर बायोकेमिकल टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। सिट्रेटेड ब्लड को यहाँ पर जो है कोगुलेशन स्टडीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, और जो ऑक्सीलेटेड ब्लड है ये हमारा यूज़ का नहीं होता है आरबीसी काउंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंजाइम्स आर केमिकली, ये केमिकली कौन से नेचर के होते हैं? तो ये जो होते हैं प्रोटीन नेचर के होते हैं, और बाकी जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है लिपिड, ये जो लिपिड होता है ये एक तरीके का फैट होता है जो कि हमारा जो है एंजाइम नहीं कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो एक तरीके का शुगर मॉलिक्यूल है जो कि एंजाइम नहीं होता। लिपोप्रोटीन जो होता है लिपिड प्लस प्रोटीन से बना होता है जो कि एंजाइम नहीं होता है। तो एंजाइम जो होता है एक तरीके का बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ लेवेंडर टॉप, रेड टॉप, ग्रे टॉप एंड लाइट ब्लू टॉप ट्यूब्स आर कलेक्टेड व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ ड्रॉ। तो जब हम, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। इसमें ये बोला गया है कि जो हम ब्लड कलेक्ट करते हैं तो उसका एक ऑर्डर होता है कि पहले कौन सा ट्यूब में कलेक्ट करना है। तो उस ट्यूब में हम कलेक्ट जब करते हैं तो कौन से ऑर्डर में इसको कलेक्ट करना है इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है इसका करेक्ट आंसर है रेड टॉप, ब्लू टॉप और लेवेंडर टॉप, ग्रे टॉप। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट ऑर्डर होता है। ये इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर हम उसको कंटामिनेशन से बचाते हैं। ठीक है, जैसे कि रेड टॉप है, रेड टॉप जो होता है वो प्लेन वाइल होता है, तो उसमें हमको सीरम चाहिए होता है, उसमें कोई भी एंटीकोगुलेंट हम यूज़ नहीं करते हैं। अगर हम पहले लाइट ब्लू टॉप को यूज़ कर ले, एक ही नीडल से अगर हम ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं वैक्यूटेनर के थ्रू, तो अगर वो नीडल कंटामिनेट हो जाता है एंटीकोगुलेंट से, तो जो हमको सीरम चाहिए था वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। इस वजह से हम जो है यहाँ पर एक ऑर्डर में यहाँ पर जो है ब्लड कलेक्ट करते हैं।